दूर गांव में मोहन नाम का एक आदमी अपनी बीवी नंदिनी और अपने 15 साल की बेटी अर्चना के साथ रहा करता था। मोहन एक कारोबारी था जो मिट्टी को साफ करके उसे बेचने का काम किया करता था। मोहन अपने ही गांव के मुखिया अभिमन्यु के साथ मिलकर इस कारोबार को किया करता था और मोहन के कारोबार का हिसाब नंदिनी देखा करती थी। सुनिए जी, इस बार मुखिया जी ने पूरे 6 महीने की पेमेंट नहीं दी है। आप उन्हें पेमेंट के लिए कहते क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है नंदिनी कि मैं मुखिया जी को बोलता नहीं हूँ? ऐसा एक दिन नहीं जाता है जब मैं मुखिया जी से पैसों के बारे में बात नहीं करता। लेकिन आप ही बताइए ना, ऐसा कब तक चलेगा? मुखिया जी के ऊपर हमारी अच्छी खासी रकम बकाया हो चुकी है और अब तो घर का राशन भी खत्म होने वाला है बिल्कुल। अर्चना बिटिया के स्कूल की फीस भी 4 महीने से जमा नहीं हुई है। अपनी बीवी की बात सुनकर मोहन गहरी फिक्र में डूबकर बोला, आज मैं मुखिया जी से इस बारे में जरूर बात करूंगा। इतना कहकर मोहन मुखिया की फैक्ट्री में चला गया। मोहन को देखकर मुखिया बोला, क्या बात है मोहन, आज तुम ट्रैक्टर में मिट्टी भरकर नहीं लाए? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है मुखिया जी। हाँ हाँ बोलो। मुखिया जी, एक बार हिसाब किताब देख लेते तो ज्यादा सही रहता। आपने पिछले 6 महीने से मिट्टी की पेमेंट नहीं की है और अब मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यहाँ तक कि घर का राशन भी खत्म हो गया है। बेटी के स्कूल के फीस भी 4 महीनों से जमा नहीं हुई है। कम से कम मुझे आधी रकम ही दे देते। मोहन, मैंने कहा था ना तुम्हें कि बाजार थोड़ा मंद पड़ा हुआ है। जैसे ही सब कुछ ठीक होगा तुम्हारी सारी रकम तुम्हें एक साथ में दे दूंगा। लेकिन मुखिया जी, अब मेरे पास तो ट्रैक्टर में डीजल भरवाने तक के भी पैसे नहीं बचे हैं। अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर एक ही रास्ता है, तुम अपने बीवी और अपनी बेटी को भी काम पर लगवा दो। आखिर तुम्हारी बेटी भी 15 वर्ष की हो चुकी है। इस उम्र में वैसे भी ताकत बहुत होती है। ये आप ठीक नहीं कह रहे हैं मुखिया जी, ये तो गलत बात है। आप मुझे मेरे पैसे देने की बजाय उल्टा मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं अपने बीवी और बेटी को भी काम पर लगवा दूं। धीरे बोलो मोहन, तुम मिट्टी बेचते हो, कोई ब्रांडेड मर्सिडीज नहीं बेचते। और वैसे भी मिट्टी खरीदने के लिए तुम्हें कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? तुम्हारे घर के पास मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। अरे तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैं तुम्हारी मिट्टी खरीदता हूँ। नहीं मुखिया जी, आप गलत बोल रहे हैं। सच तो ये है कि मेरी मिट्टी अब शहर में अच्छे दामों में बेच देते हैं और मुझे ना के बराबर पैसे देते हैं। और इस बार तो आपने हद ही कर दी। 6 महीने से आपने पैसे ही नहीं दिए। एक तो मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, तुम्हारी गरीबी देखकर तुम्हारी मिट्टी खरीदने तक को तैयार हो गया। तुम्हारी थोड़ी सी रकम क्या रुक गई? तुम तो मेरी बेइज्जती करने लग गए। मैं आपकी कोई बेइज्जती नहीं कर रहा मुखिया जी। मैंने तो सिर्फ आपके सामने अपनी मजबूरी बताई है कि मेरे घर का राशन पानी भी खत्म हो गया है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? वही जो तुम इससे पहले किया करते थे। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। सीधा मतलब है मोहन, पहले तुम कोई कामकाज नहीं करते थे बल्कि बेकार घूमा करते थे। अब तुम भी गांव के बाकी और लोगों की तरह दूसरों के खेतों में काम करो और अपने परिवार का देखभाल करते रहो। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और हाँ, दोबारा यहाँ मत आना। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ऐसा मत कीजिए। मुझे आप थोड़े से ही पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने घर का 1 महीने का राशन पानी खरीद सकूं। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी मोहन। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं देने वाला। मोहन मुखिया के सामने गिड़गिड़ाता रहा। मुखिया ने मोहन को बुरा भला बोलकर और बेइज्जत करके अपनी फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया। ये आपने ठीक नहीं किया मुखिया जी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मोहन के घर के बगल में जो मिट्टी का छोटा सा पहाड़ है वो कितना कीमती है। आपने अपनी हवेली और अपनी कार मोहन की मिट्टी बेच बेच कर ही खरीदी है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ बल्ले। मुझे आपके साथ रहते हुए 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मेरी समझ में जितना आए आप मुझे उतना समझा दीजिए। तो फिर सुनो बल्ले, सामने वाले को कभी बताना नहीं चाहिए कि उसका दिया हुआ माल कितने रुपए में बिक रहा है। अगर मैं मोहन को टाइम पर पैसे देने लगा तो एक ना एक दिन उसके दिल में लालच आ जाएगा और यही लालच उसे एक दिन शहर की तरफ खींच कर ले जाएगा।
उसका पिता तो मुझे मिट्टी बेचने को तैयार ही नहीं था, तो फिर मैंने उसे एक रोड एक्सीडेंट में मरवा दिया। सबको यही लगा कि मोहन का पिता हादसे में मारा गया। आपकी खोपड़ी का कोई जवाब नहीं मुखिया जी, लेकिन आप जबरदस्ती उसके घर के बगल में उस छोटे से पहाड़ से मिट्टी भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो मोहन की जायदाद में आता है। चिंता मत करो बल्ले, थक हार कर मोहन आखिरकार मेरे पास ही आएगा। इधर मोहन आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर पर पहुंच गया। उसकी आंखों में आंसू देखकर उसकी बीवी सब कुछ समझ गई। अब हम क्या करेंगे, घर में आटा भी खत्म हो गया है। अर्चना दोपहर से भूखी बैठी हुई है और लगातार खाना मांग रही है। अब मैं अपनी बिटिया को कहाँ से खाना ला कर दूं? तुम चिंता मत करो नंदिनी, मैं बगल की राशन की दुकान से कुछ राशन उधार लेकर आऊंगा। उधार तो मैं भी ला सकती हूँ, लेकिन आप ही बताइए अब आप क्या करेंगे? और आपको तो मुखिया जी ने पैसे भी नहीं दिए, और आपको इसके अलावा कोई और काम आता भी तो नहीं है। हम राशन के पैसे कहाँ से चुका पाएंगे? नंदिनी की बात सुनकर मोहन गहरे ख्याल में डूब गया। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल बहुत तेजी से कौंधा और वो नंदिनी की ओर देखकर बोला, मैं वही काम करूंगा जो पापा किया करते थे नंदिनी। पापा मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचा करते थे, मैं भी मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचूंगा, लेकिन दोबारा मुखिया के पास नहीं जाऊंगा। तो क्या आपको मिट्टी के खिलौने बनाने आते हैं? मुझे ज्यादा खिलौने बनाने तो नहीं आते, पर मुझे एक खिलौना बहुत अच्छी तरह से बनाना आता है। मुझे याद है जब पापा जिंदा थे तो वो मिट्टी की परी बनाया करते थे। मैं उस मिट्टी के परी के साथ दिन भर खेला करता था। पापा मुझे देखकर बहुत खुश होते थे। मैं उस मिट्टी की परी को बहुत अच्छी तरह से बना सकता हूँ। उस दिन के बाद से मोहन मिट्टी की परी के खिलौने बनाने लगा। उसकी बीवी मिट्टी के छोटे से पहाड़ से ढेर सारी मिट्टी लेकर आती थी और मोहन उस मिट्टी को उसे परी के आकार में ढाल देता था। कुछ दिनों तक मोहन की बनाई हुई मिट्टी की परी गांव में बहुत बिकी, लेकिन कुछ दिन बाद गांव के लोगों ने मोहन के मिट्टी की परी को खरीदना बंद कर दिया। लेकिन मोहन ने मिट्टी की परी को बनाना चालू रखा। एक दिन मुखिया मोहन के पास आकर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, मोहन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बनाई हुई यह मिट्टी की परी तुम्हें अमीर बना देगी? बेवकूफ इंसान, आज के बच्चे मोबाइल पर जहाँ पबजी जैसा गेम खेल रहे हैं, वहाँ तुम्हारी ये मिट्टी की परी कौन खरीदेगा? इतना बोलकर मुखिया वहाँ से चला गया और मोहन ने नाराज होकर मिट्टी की परी जमीन पर फेंक दी। मिट्टी की परी के 2 टुकड़े हो गए और मोहन अपनी बीवी से बोला, मुखिया जी सही बोल रहे हैं नंदिनी, आज का दौर मोबाइल का दौर है और मुझे मिट्टी के परी के अलावा कोई दूसरा खिलौना बनाना भी नहीं आता। आखिर मेरे मिट्टी की बनाई हुई परियां कोई कब तक खरीदेगा? सच तो यह है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर अंदर जाकर मोहन चारपाई पर लेट गया। आधी रात हो चुकी थी, मगर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी कि तभी मोहन को बाहर किसी के चलने फिरने की आवाजें सुनाई दी। मोहन तुरंत अपने घर से बाहर निकल आया। उसने देखा कि उसकी मिट्टी की परी जिसे उसने तोड़ दिया था, अब वो जुड़ चुकी थी। मोहन ने तुरंत अपनी बीवी को उठा दिया। क्या हुआ जी? नंदिनी, देखो, इस मिट्टी के परी को मैंने गुस्से में तोड़ दिया था, मगर इसे किसी ने दोबारा बना दिया। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। नंदिनी ने इतना कहा ही था कि तभी उस मिट्टी की परी के ऊपर आकाश से रंग बिरंगी किरणें फूटने लगीं और देखते ही देखते उस मिट्टी की परी में जान आ गई और उसका आकार किसी जवान इंसान के जिस्म के जैसा हो गया। मोहन डरता हुआ बोला, कौन हो तुम? मैं एक परी हूँ। लेकिन तुम तो मिट्टी की थी, तुम्हारे अंदर जान कैसे आ गई? तुम्हें पता है मोहन, मैं तुम्हारे पापा को बहुत अच्छे से जानती थी। तुम्हारे पापा पहले बहुत से खिलौने बनाया करते थे और उनके खिलौने परी लोक में बहुत मशहूर थे। मैंने ही उनसे मिट्टी की परियां बनाने के लिए कहा था। तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह ही मिट्टी की परियां बनाते हो।
तुम्हारे घर के बगल में जो मिट्टी का छोटा सा पहाड़ है ना, वो कोई मामूली मिट्टी का पहाड़ नहीं है, बल्कि जादुई मिट्टी का पहाड़ है। तुम अपनी मिट्टी की परियां बनाना जारी रखो। लेकिन मेरी मिट्टी की परियां कोई नहीं खरीदता। तुम्हारी बनाई हुई जितनी भी मिट्टी की परियां हैं, उन सब को मैं ले जा रही हूँ और तुम्हें इन सब के बदले मुंह मांगी कीमत दूंगी। इतना कहकर उस परी ने अपनी छड़ी आगे की ओर कर दी और देखते ही देखते मोहन के सामने दौलत का भंडार लग गया। वो परी वहां से गायब हो गई और साथ ही साथ मोहन की बनाई हुई सारी मिट्टी की परियां भी गायब हो गईं। देखा तुमने नंदिनी, हमारा वो छोटा सा मिट्टी का पहाड़ जादुई मिट्टी का पहाड़ निकला। ये सब मालिक की दुआ है जी। उस दिन के बाद मोहन रोज दिन भर मिट्टी की परियां बनाता और आधी रात को वो परी ढेर सारी दौलत देकर वो सारी मिट्टी की परियां परीलोक ले जाती। कुछ ही दिनों में मोहन के हालात बदलने लगे। अब उसके टूटे फूटे घर की जगह एक आलीशान हवेली खड़ी थी। मोहन ने अर्चना का शहर के एक बहुत महंगे स्कूल में दाखिला करवा दिया था और यही बात मुखिया को बहुत ज्यादा परेशान किए जा रही थी। मेरी समझ में नहीं आता मिल कि मोहन दिन भर मिट्टी के खिलौने बनाता है, वो खिलौने आखिर जाते कहाँ है? मैंने गांव में किसी को भी उसके खिलौने को खरीदते हुए तो नहीं देखा। इसका सिर्फ एक ही उपाय है मुखिया जी, क्यों ना हम आज रात मोहन के घर पर नजर रखें। तुम सही कहते हो, आज रात हम मोहन के घर की जासूसी करेंगे और अगर सब कुछ अच्छा नजर आया फिर क्या करोगे मुखिया जी? तो आज रात मोहन को भी उसके पापा की तरह मार दूंगा और उसकी बीवी का किस्सा भी खत्म कर दूंगा। मेरे आगे पीछे घूमने वाला सड़क छाप मोहन मेरी बराबरी करेगा। मुखिया बुरी नियत लेकर उस रात मोहन के घर की जासूसी करने लगा। मुखिया और बल्ली ने देखा कि रात में आकाश से रंग बिरंगे किरणें फूटने लगीं और उनमें से एक परी निकलकर जमीन पर आ गई और मोहन के मिट्टी के खिलौने गायब हो गए और मिट्टी के खिलौनों की जगह दौलत का ढेर लग गया। बल्ली धीरे से मुखिया से बोला, मुखिया जी, ये तो हकीकत की परी लगती है। इसने ही मोहन को बहुत सारा धन दिया है। बल्ली, मैंने अब अपना इरादा बदल लिया है। अब मैं मोहन और उसकी पत्नी को नहीं बल्कि इस परी का ही किस्सा खत्म कर दूंगा। अरे परी कोई इंसान नहीं होती। मेरी बात मानिए तो यहाँ से उल्टे कदम वापस चलिए, इसी में हम दोनों की भलाई है। तो तुम चले जाओ, तुम एक नंबर के डरपोक हो, मगर मैं तुम्हारे जैसा डरपोक नहीं हूँ। इतना कहकर मुखिया गुस्सा होकर उस परी के सामने खड़ा हो गया और उसने बंदूक से परी के ऊपर फायर कर दी, मगर बंदूक की गोली परी के जिस्म से टकराते ही जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर मुखिया बुरी तरह से डर गया। तुम्हारा साथी होशियार निकला और वो तुम्हारा साथ छोड़कर भाग गया। मैंने तुमसे बड़ा बेवकूफ इस धरती लोक पर कभी नहीं देखा। मुझे क्षमा कर दीजिए परी जी। नहीं, तुम माफी के लायक नहीं हो। तुम्हारी सजा यही है कि तुम भी अब जिंदगी भर मिट्टी के ही बनकर रह जाओगे। परी ने अपनी छड़ी मुखिया के आगे कर दी और मुखिया कुछ ही पलों में मिट्टी की मूर्ति में बदल गया। मुखिया जी जैसे भी थे तो वो इंसान ही। आप उन्हें दोबारा इंसान बना दीजिए। नहीं मोहन, मुखिया ने ही तुम्हारे पापा की हत्या करवाई थी और आज ये तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की जान लेने के लिए यहाँ आया था। अगर मैं इसे दोबारा इंसान बना दूंगी तो ये फिर भी तुम्हारा दुश्मन ही रहेगा। इसकी सजा यही है। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो गई।